धीरे धीरे पास आ रही है। दोस्तों 12 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। इससे पहले ही दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे पॉलिटिकल साइंस के। आई होप दोस्तों आपने उन्हें तैयार कर लिए होंगे। साथ ही हम क्या है पेपर के माध्यम से भी क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। ओके, और तो आपका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें मैंने दोस्तों आपको विकल्प समझा दिए थे, रेगिस्तान देख लिए थे, सही जोड़ियां देख ली थी और आपके एक शब्द एक वाक्य में भी देख लिए थे और साथ ही क्या है सत्य सत्य देख लिए थे। और प्रश्न क्रमांक 6वीं से लेकर हमने दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15वीं तक भी कंप्लीट कर लिए थे, जो कि दोस्तों आपके क्या है 2 अंकी वाले प्रश्न रहते हैं। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है। इस वीडियो में दोस्तों में क्या है प्रश्न क्रमांक 16 से आपके क्वेश्चन देखने हैं और इस वीडियो में हम क्या है कंप्लीट प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देख लेंगे। ओके, और इससे पहले जो पार्ट 1 से पहले दोस्तों मैं क्या आपको पेपर से सॉल्यूशन बता चुका हूँ पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखिए, जाकर जरूर देखिएगा। पिन कमेंट में दोस्तों मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 16 है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारण लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के 3 परिणाम लिखिए। दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण आपको दिए हुए हैं, तैयार आपको कर लेना है। अब दोस्तों अगर आप समझ कर तैयार करना चाहते हैं तो मैं आपको क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से दोस्तों आपको सभी अध्यायों को क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ओके, इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। विशेषकर दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपके पूरे तैयार किए गए हैं सभी क्वेश्चन। ओके, इसी शॉर्ट ले लीजिए, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे अथवा पूछा जा रहा है क्वेश्चन शॉक थेरेपी के आपको 3 परिणाम लिखने हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया था। ओके, इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों आपको इसे अच्छे से तैयार करके रखना है। ये आपके 3 परिणाम दिए, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 3 तो आपको पॉइंट करके तैयार करके रखने हैं। शॉक थेरेपी के आपके परिणाम दिए हुए हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 17 है, आसियान के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। अथवा क्वेश्चन से पूछा जा रहा है यूरोपियन संघ के कौन सी विशेषताएं उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। देख लेते हैं सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। आसियान के हमें क्या बताने, उद्देश्य बताने। ओके, तो आसियान के उद्देश्य आपके ये दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। आसियान के उद्देश्य तैयार करके रखना है। तो जैसे पहला है कि क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा प्रदान करना। दूसरा क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को प्रोत्साहन देना। इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, साथ ही दोस्तों आपको क्या है आसियान का गठन के बारे में भी आप तैयार कर सकते हो। ओके, आसियान का लेकिन उद्देश्य इसके इंपॉर्टेंट उद्देश्य पूछा जाता है। ओके, तो ये आपका आसियान के गठन के बारे में दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषता उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एमपी बोर्ड 25 में, इसलिए आपको इसे भी तैयार करके रखना है। सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका दिया हुआ 4 पॉइंट में आपको आंसर बताया जा रहा है। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं यूरोपीय संघ की जो उसे क्या है एक क्षेत्रीय संगठन बनाती है, एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 18 है, राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए। अथवा एक क्वेश्चन है भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां बतानी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया था। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल है, आपका पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि भारत में स्वतंत्रता और बंटवारे के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम चुनौती थी कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। ओके, बहुत सारे देशी आपके उस समय क्या थे जब देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे देशी राज्य थे, सबके यहाँ अलग होने की बहुत सारी ज्यादा संभावना थी। ओके, तो सबको एकत्रित करना और देश को क्या है अखंडित होने से बचाना। ओके, यही आपका दिया है, क्योंकि जो भारत में क्या है अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं। दूसरा कि हमारे भारत में राष्ट्र निर्माण की दूसरी चुनौती थी देश का विकास करना। अंग्रेज क्या है सब लूट लाट के चले गए थे, तो देश बहुत ज्यादा पिछड़ चुका था। ओके, देश का विकास किस प्रकार से किया जाए। फिर भारत में राष्ट्र निर्माण की अन्य चुनौती थी देश में लोकतंत्र की स्थापना। तैयार कर लीजिएगा, सिंपल दिया हुआ है। आगे हमसे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत विभाजन के आपको क्या है कारण बताने हैं। तो भारत विभाजन के कारण आपके दिए हुए हैं, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, समझकर आप तैयार करते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसा नहीं जैसा लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में आपको तैयार कर लेना कि क्या क्या रीजन थे और उसको अपने हिसाब से आप क्या 3 पॉइंट में बता देना है। तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां है, आपातकाल की कोई 3 परिणाम लिखिए। अथवा में है आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार के कौन कौन से तर्क दिए थे। चलिए से सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपातकाल के कोई 3 आपसे परिणाम पूछे जा रहे हैं, तो आपातकाल के 3 परिणाम आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। आपका आपातकाल के दौरान चुनाव स्थगित कर दिए गए तथा नागरिक अधिकारों का समाप्त करके मनमानी की गई।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े विशाल पैमाने पर पुरुषों की जबरन नस्लबंदी का अभियान चला गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को बंदी बनाकर कारागारों में डाल दिया गया। मीडिया अर्थात प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लागू किए गए। ये है आपका आपातकाल के परिणाम। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अथवा में आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने कौन कौन से तर्क दिए थे। तो ये आपके तर्क दिए थे, कौन कौन से तर्क हैं वो आपके क्रम से बताया जा रहा है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने निम्न तर्क दिए कि क्या विपक्षी दल द्वारा सरकार को क्या है उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। विपक्षी दल, सेना, पुलिस कर्मचारी तथा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं, इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। इसके आगे आपका ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा प्रश्नांक 20वां आ जाता है। प्रश्नांक 20वां है संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। 4 नंबर वाले हमारे क्या है यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। इंपॉर्टेंट है, आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो क्रम से आपको तैयार कर लेना है। जिस तरीके से आपको पेपर में लिखना चाहिए उसी तरीके से दिया हुआ है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। पहला, युद्धों एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ये प्रमुख कार्य है। फिर नेक्स्ट है समानाधिकार एवं आत्मनिर्णय, ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न समस्याओं का समाधान, समन्वय की स्थापना। तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके उद्देश्य, ओके, तो ये उद्देश्य दिए अच्छे से तैयार कर लेना है। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को तैयार कर लेना है। जब भी दोस्तों किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें, जो हेडिंग आपको पहले तो याद होनी चाहिए, फिर उसके अंदर का आपको क्या समझकर तैयार कर लेना है। अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे अथवा हमसे क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 कार्य पूछे जा रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे 4 कार्य इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बताएं, तब मैंने एक एक क्वेश्चन को, एक लाइन को अच्छे से समझा दिया है। अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ओके, तो आप दोस्तों क्या करिए, 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 की प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा, प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी, ओके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 कार्य आपके दिए हुए हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, फिर प्री बोर्ड एग्जाम है आपकी जनवरी में, फरवरी में आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, तो तबाही मचाना चाहते हैं, तो यह है अनुराग साड़ी क्लासेस से क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या, ऑल चैप्टर आपको क्या पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे डिटेल से, साथ ही इसके बाद आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, ओके, तो जिससे आपको क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे कम समय में। इसके साथ ही आपका प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, ओके। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, सबके लिए आपको मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में दोस्तों जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आपका 21वां, दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। अथवा क्वेश्चन है सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन दोस्तों हम देख लेते हैं। दक्षिण एशिया की आप विशेषता बतानी है, ओके, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आ चुका है कि दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो ये आपकी विशेषता दी है। पहला विशेषता है दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका सम्मिलित है। कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार भी इसी क्षेत्र में शामिल किए जाता है। हालांकि चीन इस क्षेत्र में एक प्रमुख देश है, तथापि इसको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका और ये दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 आपको क्या है विशेषता तैयार करके रखना है। ये आपका दूसरा विशेषता, तीसरा, ये चौथा, इसलिए सॉल्व लीजिए, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। सार्क संगठन के कौन कौन से उद्देश्य हैं तो देख सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। लगातार 2 साल आया है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में 24 में आ चुका है, तो आपको पढ़ के तो आपको रखना ही है, ओके। तो सार्क संगठन के उद्देश्य आपके दिए हुए क्रम से तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। इसके आगे सार्क संगठन के 2 उद्देश्य और दिए हुए हैं, तो तैयार इन्हें भी कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए 6 आपको दिए हुए हैं, ओके, 4 तो आपको तैयार करके रखना है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। अथवा में भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारणों को लिखिए। दोस्तों भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हमसे पूछे जा रहे हैं, ओके, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत ज्यादा क्रम से दिया हुआ है, तो आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो हेडिंग आप तैयार कर लीजिए। पहली जो विशेषता है वो तटस्थता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट तटस्थता मतलब भारत ने किसी भी सैन्य गुट में सम्मिलित ना होकर तटस्थता या असंलग्नता की नीति अपनाई है, ओके। मतलब ना ही हमें किसी भी कितने भी गुट हो, हमें उसमें शामिल नहीं होना है। जैसे कि अभी शीत युद्ध में
जब देश दोस्तों आजाद हुआ था तब जो भारत पूरा विश्व था दो गुटों में बटा हुआ था। ओके, एक आपका सोवियत संघ वाला, एक अमेरिका के साथ वाला। ओके, तो भारत ने क्या गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, किसी के साथ शामिल नहीं हुआ। ओके, तो ये इस प्रकार से। नेक्स्ट है सहअस्तित्व अथवा पंचशील। दूसरा है आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध। चौथा है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद परक असमानता का विरोध, निःशस्त्रीकरण का समर्थन। तो ये आपके दिए हुए हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसे को सिंपल लैंग्वेज में दिया हो, जितना आपको पेपर में लिखना है, जैसे लिखना है उसी हिसाब से आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे क्या पूछे जा रहा है कि भारत में गुट निरपेक्षता नीति अपनाने के कारण आपको पूछे जा रहे हैं। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई तो उसके क्या क्या कारण थे। जैसे पहला है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरोध के स्वरूप। दूसरा पॉइंट है शांति पर्व जीवन व्यतीत करने की इच्छा। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय आज़ादी की भावना, तो आपको इसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ आर्थिक विकास की आवश्यकता। तो ये आपके दिए हुए हैं 4 कारण, जिससे हम जान सकते हैं कि भारत द्वारा गुट निरपेक्षता नीति क्यों अपनाई गई। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 23वां। क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है, कारण लिखिए। अथवा में है गोवा का भारतीय संघ में विलय लिखिए। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधा के कारण लिखिए, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, 4 कारण आपको बताने हैं। ओके, सिंपल दिए। जैसे पहला है क्षेत्रीय आंदोलन किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर देता है। क्षेत्रवाद की मानसिकता केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहती, वह अन्य राज्यों तक अधिक अधिकार मांगने तथा आंदोलन करते रहते हैं। तो ये आपकी दिए क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है, उसके कारण आपको बताए गए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा का भारतीय संघ में विलय लिखिए। ओके, तो क्योंकि पेपर में आपके जूनागढ़ रियासत, आपके हैदराबाद का रियासत किस प्रकार से हुआ, मणिपुर का विलय किस प्रकार से हुआ, तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है पेपर में, इसलिए गोवा का भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट इस पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। जितने मैंने क्वेश्चन बताया सभी आपको तैयार करके रखना है। साथ ही इससे पहले जो पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए उनको भी आपको तैयार करके रखना है, तो आपकी क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।